नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी कटरा के वाइस प्रेसिडेंट अजय बड़ू जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और कटरा के कुछ मुद्दों पर उनसे चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। नमस्कार, धन्यवाद। अजय जी, किस तरह से चल रहा है एमसी कटरा का कामकाज? क्या जो सोच के आए थे वो कर पा रहे हैं या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, देखो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली बार ये म्यूनसिपलिटी बनी है, तो शुरू में सभी को थोड़ी मुश्किलें आती हैं कामकाज समझने में, किस हिसाब से फाइनेंसेस आते हैं, कैसे उनको यूटिलाइज करना होता है। बट तकरीबन लगभग सारी चीज़ें ही लय पे आ चुकी हैं। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो वर्षों से चला आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है, बारीदारों का मुद्दा, उस पर भाजपा पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि फेल साबित हुई है। तब उसके बाद वो कोर्ट का रास्ता बारीदारों ने अपनाया है। क्या समझते हैं आप, क्यों आखिर प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी ये मुद्दा आज तक भाजपा द्वारा हल नहीं करवाया? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को फेल तो नहीं कह सकते, इस पे मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा था मुद्दा हल होगा, कैसे होगा, कितने राइट्स उन्हें मिलेंगे, क्या क्या अधिकार मिलेंगे, वो बात की बात थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसमें फिर फेल पास का अगर एक मापदंड रखा जाए तो कहीं ना कहीं फेल ही कहा जा सकता है। ये आपकी अपनी जजमेंट है। मैं बीइंग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और एक बारीदार फैमिली से बिलोंग करने वाला, मेरी मदर जो है बारीदार फैमिली से है। तो आप दर्द समझते होंगे? मैं बिल्कुल दर्द समझता हूँ। हालांकि अगर आपने थोड़ा सा होमवर्क किया होता तो मैंने प्रेस क्लब कटरा में भी ये इंटरव्यू दिया था, जहाँ पर थोड़ी सी मैंने अपनी निराशा दिखाई थी कि मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ जिस हिसाब से हमने इस बारीदारों के जो सब्जेक्ट था उसको उठाया है। परंतु फिर भी अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो इस पर कोई ना कोई होमवर्क कर रहा होगा। प्रधानमंत्री का कार्यालय, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस चीज़ पे लगे हुए होंगे। ऐसे ही लोग बोलते थे हमारे को, मीडिया ऐसे ही सवाल उठाती थी, क्या 370 कहाँ राम मंदिर बनेगा, आपने बोला था, करके दिखाया। सिमिलरली प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ हिज वर्ड्स हैं। अगर उन्होंने ये कहा है, राम मंदिर कोर्ट ने किया या भाजपा ने किया? प्रयास भाजपा का था। क्या प्रयास था? आप उनकी जजमेंट को तो कहीं प्रभावित तो नहीं कर सकते ना। पार्टी तो कोई जज की, कोर्ट की या जज की जो जजमेंट क्या होगी उसको प्रभावित नहीं कर सकती। तो आपका क्या रोल था? ये देखिए, आप शब्दों को जितना मर्जी घुमाएं, बट डीप इनसाइड आप जानते हैं कि राम मंदिर को उसकी अपनी जगह खड़ा करने में खाली एक ही पॉलिटिकल पार्टी जब से शुरू हुई है राम मंदिर का मुद्दा था। और राम मंदिर का मुद्दा जो उन्होंने है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनली हो, चाहे वो जनसंघ की आवाज़ से हो। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि आपका क्या रोल था। कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस फैसले को इम्प्लीमेंट अब सरकार को। आपको मैं एक चीज़ और सुनाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के पक्ष में हमेशा लड़ती रही थी, परंतु एक दूसरा पक्ष भी था, मुस्लिम पक्ष था। उनको भी ये नहीं था कि उनको हम बाईपास करते और राम मंदिर वैसे बनाते। उन्होंने भी, हम दोनों पक्षों ने बैठ के कोर्ट का रास्ता चुना और कोर्ट ने जो फैसला किया उसकी सभी ने उसको ओबे किया। तो लेकिन राम मंदिर, आप भी अपनी कॉन्शियस से जानते हैं कि राम मंदिर को सॉल्व करने में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी थी और किसने ये प्रूव किया है। अब जमीन के लेन देन को लेकर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ दिस अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है आज कोविड की स्थिति में। आपको नहीं लगता कि लोगों की धार्मिक भावनाएं इससे जुड़ी हैं, तो जांच करवाने में क्या हर्ज है? अगर सवाल उठ रहे हैं तो उनको चुप करवाया जाए। अभी आपने एक चीज़ देखी है, अगर लोगों की धार्मिक आस्था इसके साथ जुड़ी है, कहीं पर कोई भी किसी ने कुछ बात नहीं उठाई है, खाली एक आधी पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है जनता में जाने के लिए, तो वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। कहीं आपने देखा है कि यहाँ पर कोई भी आंदोलन हुआ इस चीज़ को लेकर, जहाँ पब्लिक निकल के बाहर आई कि हमें हिसाब दीजिए? चंद एक दो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है, तो कुछ बैठे हुए हैं, क्या करें जी, राम मंदिर का मुद्दा उठाने दीजिए उनको। धार्मिक आस्था तो कटरा की बाणगंगा नदी के साथ भी जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी हालत भी कुछ सही नहीं है। हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी देख रहे हैं। उस पर आप क्यों मौन हैं? क्यों कुछ नहीं करते? क्यों अभी तक नहीं किया? एक तो आप घर से ही मन बना के आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करी। आप थोड़ा सा कटरा में आके होमवर्क कीजिए। हमारी श्राइन बोर्ड के साथ शाना बशाना इस चीज़ को लेके आए दिन बहस कहें। रिजल्ट की बात करो। अब आपकी सरकारें हैं, सांसद आपके हैं, यहाँ पे एलजी के जरिए आपका शासन चल रहा है, तो अब कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको देना होगा। बैठ के क्या हुई, दस्तावेज इधर से उधर गए, वो अब कहीं ना कहीं लोग नहीं देखेंगे। लोगों को रिजल्ट चाहिए, ये तो आप मानते हैं। जहाँ तक आपने 1947 के बाद इतनी पेशेंस रखी, भारतीय जनता पार्टी में इतना विश्वास रखा, आप लोगों ने रखा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, वो इसी सारे मुद्दे सॉल्व करेगी, तो थोड़ा सा और रखिए। आज भी जिस मीटिंग में मैं आया हूँ, यहाँ पर भी श्राइन बोर्ड का ये सवाल
जोर शोर से उठाया गया है। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बीइंग अ मीडिया पर्सन, आप भी कभी सच्चे दिल से श्राइन बोर्ड को सवाल कीजिए। हमने भी कभी आपको श्राइन बोर्ड को सवाल करते किसी मीडिया कर्मचारी को नहीं देखा है। श्राइन बोर्ड में आपने कभी श्राइन बोर्ड को आपने कभी कड़वे सवाल पूछे होंगे? आज तक मैंने कोई मीडिया का ऐसा चैनल नहीं देखा। तो वो इंटरव्यू ही नहीं देते, मीडिया के सामने ही नहीं आते। तो ये आपकी कमजोरी है कि आप किसी एक ऑफिसर को इंटरव्यू देने पे मजबूर नहीं कर। यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे सकता है, तो क्या मीडिया के कर्मचारी जबरदस्ती हम इंटरव्यू भी नहीं देते? तो आप उनके बाहर जाके आप उनकी आवाज तो उठा सकते हैं। ये इसका मतलब मीडिया हाथ खड़े कर रही है कि हम नहीं। भागीदारों ने जब अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया, हमने वो दिखाया। देखिए, आप अपना कर्म कीजिए, हम अपना कर्म करेंगे। देश को चलाने में हमें मीडिया की भी ज़रूरत है और पॉलिटिकल लोगों की भी ज़रूरत है और जनता की भी ज़रूरत है। जनता के सवाल पूछेंगे ना। चलिए अब महंगाई पे आते हैं। जी जी। पहले देखते थे आपके जो अब मंत्री हैं मौजूदा समय में, वो अपोजिशन में थे, सवाल उठाते थे, सिलेंडर लेकर आते थे, सब्जियां लेकर, प्याज लेकर सड़कों पर उतरते थे और विरोध करते थे बढ़ती हुई महंगाई का। आज आप महंगाई देख सकते हैं किस स्तर पर पहुंच गई है। तेल और पेट्रोल और डीजल के दाम देख लीजिए, गैस सिलेंडर का रेट देख लीजिए, कुकिंग ऑयल का रेट देख लीजिए, या फिर सब्जियों का रेट देख लीजिए। क्या लगता है कि क्यों आखिर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और लोगों का जो बजट है वो डगमगा गया है, काफ़ी मुश्किल लोगों को पेश आ रही है? देखिए, ये ज़रूर है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन हम एक प्रलय से गुजर रहे हैं। हम एक कोविड की स्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर 80 करोड़ जनता को मुफ्त भोजन देना है। आप ही मीडिया ये सवाल उठाते हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं है। उसकी व्यवस्था भी कहीं से करनी है। आज जैसे कि मैं म्यूनसिपलिटी कटरा से आता हूँ, सारा बंद है। कटरा पूरा लगभग 2 साल से लगभग बंद ही है। हमने भी अपने लोगों का पालन पोषण करना है, सब कुछ करना है। उनको भी जो राशन दे रहे हैं, ये कहाँ से आएगा? दूसरी बात रही पेट्रोल की। आपको लगता है कि पेट्रोल पूरे विश्व में महंगा है इस टाइम? खाली हम हिंदुस्तान बढ़ाए केंद्र सरकार? आप नहीं, जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी केंद्र में, तब क्रूड ऑयल के जो रेट थे वो कितने थे और अब क्या रेट हैं? तो उसके बाद टैक्सेस कितने बने, ये बखूबी आप जानते होंगे, मुझे पता है आप जानते होंगे। आपने ये देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले इंडियन लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या थे, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या था और आज हमारा क्या है? टॉपिक चेंज कर दिया आपने। टॉपिक घुस रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे, वो कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए था और चीज़ों से टैक्स लेना चाहिए था और जो ऐसी जो सरकार को फाइनेंशियली मदद करती है, लेकिन लोगों से लगातार टैक्स बढ़ाया जा रहा है, लोगों से टैक्स लिया जा रहा है और रेट बढ़ाए जा रहे हैं और फिर डेवलपमेंट की जा रही है। ये तो कोई भी कर सकता है ना। मैं आपकी ही बात पकड़ता हूँ। आपने कहा हम भारतीय जनता पार्टी को कई और चीज़ों से टैक्स लेना चाहिए। आप मुझे एग्जांपल दीजिए किस में से टैक्स लेना चाहिए? जो नेचुरल रिसोर्स, जैसे कोयला अगर हमारे कहीं पे खदान है तो वहाँ से कोयला निकालना चाहिए, रिसोर्सेज अपने बढ़ाने चाहिए, फिर टैक्स जमा करना चाहिए और जो नए रास्ते हो सकते हैं पैसा कमाने के सरकार के लिए, वो खोजने चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर आप पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा देंगे और लोगों की जेब पर डाका डालेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये गलत होगा? और कितनी तेजी के साथ इस समय रेट बढ़े हैं, ये मानते हैं आप? नहीं मानते? अगर आप भाजपा नेता नहीं होते तो शायद आप इसका विरोध करते, लेकिन नहीं, भाजपा नेता की बात इसमें कोई नहीं है। अगर मुझे एक आम आदमी समझ के, आप मुझे एक पब्लिक समझ के मुझे सवाल कर रहे हैं ना, तो मैं वो पढ़ी लिखी पब्लिक हूँ जहाँ पर मैं जानता हूँ कि भाई साहब 80 करोड़ लोगों को दिसंबर तक मुफ्त राशन भी दे रहे हैं। आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कभी सिलेंडर की सब्सिडी की बात नहीं करते जो उसके अकाउंट में जाती है। आप सिलेंडर का रेट बोलते हैं, सब्सिडी की बात नहीं करते। आप वो लोगों की बात नहीं करते जिनके लोगों के घरों में आज मुफ्त सिलेंडर चल रहा है, सिलेंडर दिया गया है, गैसेस दी गई हुई है, रेट बढ़ गया और फिर वो दूसरी बार नहीं भरवा पाए। मुझे फिनिश करने दीजिए इस चीज़ को लेके। याद है वो दिन, आपका ही शहर चाहे आपका ही मोहल्ला हो, जब सिलेंडर घर में ख़त्म होता था तो त्राही त्राही मच जाती थी। घर में एक नई परेशानी आती थी, हमारा सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, गैस वाले को पकड़ो, डिलीवरी बॉय को पकड़ो, उसको 10-50 दो। आज वो व्यवस्था जो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। हिंदुस्तान एक डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ रहा है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, जो मीडिया है वो एक बहुत बड़ा पिलर है डेवलपमेंट के लिए। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको विश्वास दिलाता हूँ एज ए भारतीय जनता पार्टी का। हम तो कमियाँ गिना रहे हैं ना, तो साथ आपका कमियाँ गिनाना बहुत ज़रूरी है, कमियाँ गिनाना बहुत ज़रूरी है, परंतु लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूर अच्छाइयों पे भी रोशनी डालिए। कांग्रेस की सरकार थी तब आप इन पॉजिटिव खबरों की बात नहीं करते थे, तब तो जो आप धरने देते थे वो हम दिखाते थे, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव खबरों की शायद आप कुछ और इशारा कर रहे हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। एक वाकया हुआ था, आपको चालान हुआ था, वो समझना चाहेंगे, वो क्या हुआ था पूरा वाकया? देखिए, हुआ क्या था कि मैं गाड़ी में बैठ के मास्क खोल के बैठा हुआ था, मुझे पुलिस ने रोका। हालांकि
सुप्रीम हाई कोर्ट की एक पहली रूलिंग आई थी कि जब आप गाड़ी में भी बैठोगे तो आपको ये मास्क पहनना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि प्राइवेट, वो था पब्लिक व्हीकल्स के लिए, प्राइवेट व्हीकल पे आपको ये आप अगर अकेले बैठे हो आप खोल सकते हैं, परंतु समय की नज़ाकत देखते हुए, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देखते हुए मैंने बहस करना नहीं समझा। मैंने वो समझा जिससे कि पब्लिक एक मैसेज जाए, जिससे कि मेरे माता पिता, अगर मैं कैरियर हूँ तो मैं मास्क पहन के जाऊँ एक अच्छा मैसेज देने के लिए। मैंने उस मौके पे बहस नहीं की, क्यों मैं सोचा कि अगर मेरे अपने ज़रिए एक अच्छा मैसेज आता है, मैंने उसका पुलिस का जो चलान किया था उसको हैप्पीली रिसीव किया ना, आई वेंट ऑन विद इट। सभी ढाबे अब खोल दिए गए हैं, सभी दिनों के लिए खोल सकते हैं ढाबे, लेकिन ड्राई फ्रूट्स की दुकानें अभी भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन, 4 दिन शायद हफ्ते के वो खोली गई हैं। क्या मांग आपकी रहेगी? क्या आपने कोशिशें की हैं? क्या लगता है आपको हफ्ते के 7 दिन खुल जानी चाहिए या 4 दिन? मैं जेके अपडेट के अपने भाई को बोलता हूँ कि आप कल की एसओपी, जैसी अपडेट्स की अपने जर्नलिस्ट भाई को बोलता हूँ कि कल की एसओपीज पढ़िए। ढाबे और ड्राई फ्रूट्स की दुकानें 7 दिन ड्राई फ्रूट की नहीं खुली हैं, ढाबे खुले हुए हैं। मैंने सवाल भी ये किया कि ढाबे खोल दिए गए हैं 7 दिन, लेकिन अब ड्राई फ्रूट की दुकानें 4 ही दिन खोल सकते हैं। तो क्या मांग आपकी है कि खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? अभी थोड़ा मैं एक बार आपको फिर बोलूँगा, कृपा करके कल रात की एसओपी पढ़िए, उसमें खाली ढाबे और ड्राई फ्रूट्स 7 दिन खुलेंगे, माला चूड़ी या कुछ और जो डिफरेंट गिफ्ट स्टोर्स होंगे उनको लास्ट के 2 दिन की मनाही है, बाकी सब 9 से लेकर 11 बजे तक खुली है। ये आप ये कह रहे हैं कि एक और रात को एक और नया आदेश आया, क्योंकि एक आदेश जो हमने देखा था उसमें सिर्फ ढाबे को, जितने भी ढाबे हैं वहाँ पे वो 7 दिन खोलने की अनुमति थी, ड्राई फ्रूट को नहीं थी। देखो, जहाँ तो मेरे को पढ़ने में कुछ परेशानी है, जहाँ कहीं आपने है, मेरे पास वो एसओपी है, तो फिर भी इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाते हुए अगर ऐसी कुछ गाइडलाइन होगी जिसमें ड्राई फ्रूट को मनाही की गई होगी, हम दोबारा अगर नहीं होगी तो हम उसके लिए भी, हमारे पास ड्राई फ्रूट एसोसिएशन का एक बहुत प्रभारी वो प्रेसिडेंट है, वो ज़रूर इस चीज़ मुद्दे को उठाएगा। जहाँ पर उनको हमारी ज़रूरत रहेगी हम उनके साथ चाना बचाना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के लिए बनी है और पब्लिक के हर मुद्दे को सॉल्व करने के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। सर, लास्ट सवाल, 13 वार्ड जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट आप हैं म्यूनसिपल कमेटी कटरा के, तो क्या कुछ आगे रणनीति है आपकी? क्या कुछ बड़े कार्य जो 13 वार्ड के अंदर जो आपके MC रियासी कटरा, माफ़ करिए, कटरा का एरिया है, वहाँ पर आपकी प्लानिंग है आगे करने की? देखिए, इतिहास में इतना पैसा डेवलपमेंट का आज तक कटरा में नहीं खर्चा गया है। इसकी आप अगर आप मेरी बात करने के, आप RTI लगाइए कि पिछले जब से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनी है कटरा म्यूनसिपल लिमिट्स में कितना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा गया है। दूसरे ही बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तो हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की मदद से हमारा यहाँ का विश्व स्तर का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। हिंदुस्तान का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट कटरा में बन रहा है। आज तक की आधुनिक तकनीक से बना हुआ रेलवे स्टेशन है, जिसकी पूरी बिजली की आपूर्ति सोलर के द्वारा की जाती है। हमारा अभी आपने पिछले दिनों पर सुना होगा कि वर्ल्ड लेवल का एक मैथोलॉजिकल पार्क बन रहा है। हर चीज़, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, 3 डिग्री कॉलेज दिए हैं, उसमें से 2 ब्लॉक कटरा में ही आए हैं, एक पैंथल में, एक पीछे वहाँ पर बमाग वाली साइड। हर प्रयास वो हो रहा है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि थोड़ा वक्त कीजिए, हमारे का कुछ इश्यूज़ हैं अपने सीवरेज डिपार्टमेंट के साथ। जैसे ही ये इशू सीवरेज डिपार्टमेंट के क्लियर होते हैं, वर्ल्ड लेवल का मेन बाज़ार जो है कटरा का वो बनने जा रहा है। आधुनिक 100 साल से भी पुराना कटरा का बाज़ार है, जो सबसे प्राचीन बाज़ार है, उसको आधुनिक लेवल का जितना बढ़िया हो सके पब्लिक की कंसेंट से, ये नहीं कि लोगों की दुकानें तोड़ के या पीछे करके आधुनिक बनाएंगे, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेकर एक आधुनिक किस्म का बाज़ार बनेगा, जिससे कि कहीं पे भी आदमी, चाहे वो दमेल रुका हो, चाहे वो नुमाई रुका हो, वो एक बार उस बाज़ार में ज़रूर चक्कर लगाने आएगा और जिससे लोगों के कारोबार में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। टोल प्लाजा का मुद्दा भी हल होगा, वहाँ पे टोल कम होगा। आपने देखा नहीं है शायद, मुझे लगता है आपने पूरा बार पासेस जो हैं उन्हें डिनाई किया जाता है। ऐसे अड़चन क्यों डालते हैं? आखिर क्यों आपकी सरकार में ऐसी परेशानियां लोगों को आती हैं? क्यों बार बार उन्हें मना किया जाता है कि आप पास नहीं बनेंगे, फिर जद्दोजहद करनी पड़ती हैं, जम्मू के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जाके मसला हल होता है? ये आपने बात, मैं रियासी अपडेट्स की जो बात रखी है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूँगा। परंतु नितिन गडकरी जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने कहा है 2022 में पूरे हिंदुस्तान से ही टोल प्लाजे हटा दिए जाएंगे। बात रही पासिस की परेशानी ज़रूर आती है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कुछ वहाँ पर बैठे हुए ठेकेदार हैं जो हर लगभग 31 मार्च जब आती है तो तब ये
प्रयास उनके रहते हैं कि लोगों को परेशान किया जाए। कटरा की एक खूबी है, आपने देखा होगा कि इस बार बन टोल प्लाजा की जो प्रॉब्लम हुई उसमें सब भारतीय जनता पार्टी से मैं, शिव शर्मा जी, हमारे शशि गुप्ता जी, राकेश वजीर जी, रवि नाग जी कांग्रेस से, सारा जब कटरा में ऐसी आपदा आती है कटरा एक हो जाता है। फिर वो हम पॉलिटिकल ही नहीं लेते कि कौन है कौन नहीं है, बिल्कुल राकेश वजीर जी की अध्यक्षता में सभी मिले और ये मुद्दा सॉल्व हुआ। ऐसे कोई भी प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दोबारा हमारे पर कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती लागू की जाएगी, फिर हम भारतीय जनता पार्टी नहीं देखेंगे, फिर हम पब्लिक देखेंगे और उनका डट के मुकाबला करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो अजय बड़ू जी वाइस प्रेसिडेंट MC कटरा के, और सवाल इनसे करने की कोशिश की, चाहे वो बारीदारों का सवाल हो, चाहे वो बाणगंगा का मसला हो, बाणगंगा नदी का मसला हो, चाहे वो बन टोल प्लाज़ा को लेकर मुद्दा हो, वो तमाम सवाल इनसे करने की हमने कोशिश की है। महंगाई को लेकर भी इनसे सवाल पूछे गए हैं और इन्होंने अपने अंदाज में उनका जवाब दिया है। तो चलिए फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।